आप माइक ऑन कर लीजिए बेटा अपनी। सो लास्ट क्लास जो हमने करी थी, जो पहली क्लास हुई थी आपकी, बहुत खास तो नहीं हो पाई थी। तो आप मेरे को बताओ मैंने क्या क्या करवाया था और क्या क्या टॉपिक्स आप पढ़े हो या फिर आपको डाउट आई है। प्लीज लेट मी नो फर्स्ट, देन आई वुड मूव। प्लीज ओपन योर माइक, कार्स्टन नुमरो। आप अपने माइक ऑन करें। प्लीज ओपन योर माइक बच्चे। I guess he is disconnected. Please try to connect him again. Yes. Stanzen. मेरी आवाज आपको मिल रही है? Am I audible? हेलो सर। Yes. Hello. How are you? हाँ सर, फाइन सर। Fine. Very good. Stanzen. Okay. So ओके सर। आज आपकी पहली क्लास है ना 12th की? हाँ सर। Okay. Fine. Fine. क्लास 11th कैसा रहा आपका? Was that good? ठीक ठीक सर। ठीक था? सुपर्ब नहीं था? सुपर बोले। हैं? जस्ट ठीक? सुपर सर। सुपर्ब था। वेरी गुड। अगर ठीक सुपर्ब सर। था तो फिर बहुत मजा जस्ट आएगा ठीक। क्लास 12th में। अगर सुपर्ब ठीक था है तो ठीक फिर सर। बहुत मजा आने वाला है क्लास 12th के अंदर, क्योंकि आप क्लास 11 में जो मैकेनिक्स पढ़ के आए हो वो मैकेनिक्स यहाँ पे अप्लाई होगा।
वो फोर्सेस यहाँ पे रिपीट होंगे, उन फोर्सेस के कैलकुलेशंस करेंगे, टॉर्क फिर से पढ़ेंगे, तो सारी चीजें, बहुत सी चीजें यहाँ पे रिजेंबल करेंगी। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट तो नहीं, बट रिजेंबलेंस है। आपके वहाँ के जो फोर्सेस वगैरह हैं, जो डायनामिक्स का पार्ट है, वो यहाँ पे यूज होगा। एनीवेज, स्टेंजन एंड स्कास्टन, आपको मेरी आवाज आ रही बच्चे? स्कास्टन यस सर। अरे सर आ रही है? आप माइक ऑन रखिए बेटा, आप लोग माइक ऑन इसलिए रखिए क्या, ताकि रिस्पॉन्स मुझे मिलता रहे। व्हाट आई आस्क, जो मैं पूछूं आपका रिस्पॉन्स मुझे मिले, दैट्स व्हाई। सो ओके, सो देखो बेटा, क्या है कि क्लास 12 स्टार्ट करने से पहले जरा सा हम सिलेबस का को डिस्कस कर लेते हैं। जो क्लास 12 के अंदर आपको सिलेबस पढ़ना है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है। बहुत बड़ा पार्ट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कवर करता है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर कई सारे चैप्टर्स बनेंगे, ठीक। मैं चैप्टर के नाम भी बताऊंगा अभी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अलावा आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है क्लास 12 के अंदर। ऑप्टिक्स में भी 2 चैप्टर से मेजर, ठीक। और उसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है, फिर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सर्किट्स पढ़नी है, ठीक है। तो ये 4 मेजर सेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर अगर आप देखो तो 2 सेक्शंस बनते हैं ब्रॉडर लेवल पे। जो पहला सेक्शन है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर जो पहला सेक्शन बनता है वो बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी 2 ब्रांचेस बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो मैंने यहां लिखा है चैप्टर नंबर 1। एंड जो सेकंड चैप्टर बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, चैप्टर नंबर 2, ठीक। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो दूसरा सेक्शन है दैट इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से कोई चैप्टर नहीं, बट इलेक्ट्रोडायनामिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक सेक्शन है जिसके अंदर कई सारे चैप्टर्स मिलेंगे। जैसे आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, जैसे आपको मैग्नेटिज्म मिलेगा। मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर्स है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड दूसरा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके अलावा ईएमआई मिलेगा, इसके अलावा ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा, तो इस ईएम वेव मिलेगा। ये सारे चैप्टर्स आपके इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आएंगे, ठीक है। सेकेंड सेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात क्या है? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में 2 मिलेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स, जिसके अंदर डुअल नेचर ऑफ मैटर, इसके अलावा एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, ये मिलेंगे। इसके बाद फिर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर 2 चैप्टर, सेमीकंडक्टर और फिर डिजिटल सर्किट्स, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस का आपका ओवरव्यू था, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है दैट डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट, दैट डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। आपने फर्स्ट क्लास अटेंड करी स्कास्टन, लेकिन मैं आपको रिपीट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि वहां पे हमारी क्लास बहुत डिस्टर्ब हुई थी और बहुत थोड़ा ही हम पढ़ पाए थे, ठीक है। आज क्योंकि स्टेंजन की भी फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि 5 मिनट जरा सा प्रीवियस पढ़ के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं आपको? इलेक्ट्रोडायनामिक्स मींस चार्जेस इन मोशन, ठीक है बच्चे? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2 सेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? चार्जेस एट रेस्ट। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले सेक्शन में जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे चार्ज की, वो सब रेस्ट की प्रॉपर्टी होगी, चार्ज एट रेस्ट की प्रॉपर्टी होगी। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, चाहे वो कैपेसिटेंस की बात करें, चाहे वो पोटेंशियल की बात करें, ये सारी चीजें जो आएंगी वो चार्जेस एट रेस्ट पे ही आएंगी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चार्जेस इन मोशन की जब बात करेंगे तो वहां पे करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़ने को मिलेगा, जहां पे चार्ज मोशन के अंदर होता है। क्लास 10th में भी अपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ा था ना स्टेंजन? पढ़ा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, याद है? भूल गए? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो सेकंड चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा मैग्नेटिज्म, इसके बाद फिर मिलेगा ईएमआई, इसके बाद फिर मिलेगा एसी। ये सारे चैप्टर्स जो होंगे वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के होंगे,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर्स, पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जो सेकंड चैप्टर है इसके अंदर वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन मिलेगा क्लास 12 का वो है ऑप्टिक्स, और थर्ड सेक्शन है डुअल मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। ओके, इतनी बात आपको समझ आई? ये आपको मैंने सिर्फ सिलेबस बताया, ठीक। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट चैप्टर वो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। So I will start the first chapter, that is electric charges and field, and I will start the first topic of the first chapter, that is electric charge यानी चार्ज। मैं फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ये चार्ज की कहानी बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी कहानी है। बट चार्ज होता क्या है? चार्ज का मतलब क्या है बेटा? चार्ज एक वैसी प्रॉपर्टी है जो हर मैटर के अंदर होती है, यानी कि वी कैन से दैट इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक समझते हैं ना? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। और इंट्रिंसिक का मतलब है इनबिल्ट प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब ये भी है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अंत में वैसी ही, यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो सबसे अंत में आती है और ये होगी ही होगी, उससे छोटा या उससे नीचे कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे आपको बताया गया होगा कि मास भी किसी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हर मैटर के अंदर तो मास होता है। मैटर का डेफिनेशन यही है, एनी सब्सटेंस विच इज हैविंग मास, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मैटर, दैट ऑक्यूपाई स्पेस आल्सो। तो जिस तरीके से मास मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कोई भी मैटर आप सोच सकते हो जिसका मास नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं है। वैसे ही कोई भी मैटर ऐसा पॉसिबल नहीं जिसके ऊपर चार्ज नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं। क्योंकि हमें पता है ना, हर मैटर बना है एटम से। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और ये क्या है? चार्ज पार्टिकल है। तो कोई भी मैटर बन ही नहीं सकता जिसमें एटम नहीं हो, या जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं हो, न्यूट्रॉन नहीं हो। तो चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, लाइक मास, ठीक है। जिस तरीके से चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब चार्ज की कहानी आप किताबों में पढ़ोगे तो बताया जाएगा कि बहुत चार्ज एक का जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर, ग्रीक मैथोलॉजी में नियरली 600 BC में चार्ज को डिस्कवर किया गया। डिस्कवर कैसे हुआ? कि जैसे लोगों ने जब दो चीजों को रब किया, तो रबिंग की वजह से जो बॉडीज थी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगी, यानी उनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जो फोर्स को रिस्पॉन्ड या फोर्स लगाने लगा। जैसे मान लो एक सिंपल से उदाहरण किताबों में दिया होता है कि लेट अस सपोज अगर मेरे पास कोई ग्लास का रॉड है, और इस ग्लास रॉड को मैंने सिल्क से रब कर दिया, ठीक है। तो सिल्क से रब करने पे ग्लास रॉड की प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और अगर मैं किसी दूसरे ग्लास रॉड को भी सिल्क से रब कर दूं, दूसरे ग्लास रॉड को भी सिल्क से रब कर दूं, तो ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। लोगों ने बोला कि ये रब करने के बाद ग्लास रॉड की एक प्रॉपर्टी ऐसी आ गई कि दूसरी ग्लास रॉड को वो रिपेल करने लगा। और ये जो रिपल्शन है, लोगों ने बोला कि दिस रिपल्शन इज ड्यू टू द चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड। रबिंग से चार्ज डेवलप हुआ। तो चार्ज की कॉन्सेप्ट यहां से आती है, बहुत पुरानी कहानी है। लोगों ने जब बॉडीज को रब किया तो इस तरीके से प्रॉपर्टी निकल के आया, तो लोगों ने बोला कि ये चार्ज की प्रॉपर्टी है। इस तरीके से फिर एक और है कि फर से जब लोगों ने प्लास्टिक रॉड को फर से रब किया, तो प्लास्टिक रॉड की प्रॉपर्टी भी कुछ ऐसे ही आ जाती है कि वो भी दूसरे प्लास्टिक रॉड को
रिपेल करने लगता है, ठीक। लेकिन जब मैंने एक ग्लास रॉड को रबिंग के बाद एक ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के साथ रखा तो इनकी प्रॉपर्टी ऐसी थी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, तो ये जो पूरा सिचुएशन आपको मैंने बताया कि ग्लास रॉड को जब सिल्क से रब किया तो दूसरे ग्लास रॉड को वो रिपेल करने लगा, प्लास्टिक रॉड को जब फर से रब किया तो दूसरे प्लास्टिक रॉड को ये रिपेल करने लगा, और जब ग्लास रॉड को प्लास्टिक रॉड के साथ रखा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, ओके। एंड देन पीपल केम टू अ कंक्लूजन दैट कि this property of attraction and repulsion arise due to the rubbing and due to rubbing the charge being created on the bodies, and that is how concept of charge comes into existence, ठीक है। बात समझ आई? चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हर मैटर का, और चार्ज कब क्रिएट होता है? जब बॉडीज को रब करते हैं, तो बॉडीज को रब करने के बाद बॉडीज की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। एक ग्लास रॉड नॉर्मली रखा है, एक दूसरे को कोई अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं करते, लेकिन जैसे ही रब करते हैं, रबिंग की वजह से उनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ गई कि एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करने लगे, ओके। तो लोगों ने बोला ये चार्ज की वजह से हुआ, रबिंग की वजह से ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड चार्ज हो गया, ठीक। चार्ज की और भी कहानी है कि बेसिक बातें पहले हम बताते हैं, फिर और भी इसके प्रॉपर्टीज पे आएंगे कि चार्ज जो है, इसका चार्ज का जो सिंबल है दैट इज क्यू। ये बेसिक बातें, ठीक है। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, जो चार्ज की स्टैंडर्ड यूनिट है वो है क्या? वो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, बोलो बेटा, कूलम, ठीक है। जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है चार्ज? स्केलर क्वांटिटी है। बेटा समझते हैं ना, क्लास 11 आप लोग इतने अच्छे से पढ़, स्टैंजिन ने तो सुपरबली क्लास 11 पढ़ा है, तो स्टैंजिन को और अच्छे से क्लियर होगा। बेटा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी? स्टैंजिन? हेलो सर। हाँ प्लीज टेल मी, स्टैंजिन स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, और वेक्टर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। यानी किसी बॉडी पे अगर चार्ज है तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसके ऊपर चार्ज जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो या साउथ डायरेक्शन में है या किसी अदर डायरेक्शन में, ठीक है। तो चार्ज जो है वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में हो नहीं सकता, चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है और कोई डायरेक्शन होता नहीं है, ठीक बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। देखो चार्ज और मास में रिलेशन क्या है? चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या रिलेशन है? एक लाइन लिखता हूं मैं, बहुत क्लैरिटी से समझ आएगा आपको, दैट चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई बॉडी ऐसी हो ही नहीं सकती, चार्ज बॉडी, जिसके पास मास नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी बॉडी के पास मास होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर चार्ज होगा, डेफिनेटली। पॉसिबल ही नहीं है कि चार्ज बॉडी के पास मास नहीं हो। इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन सबसे छोटी बॉडी है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का मास भी है, बहुत कम है बट स्टिल मास है। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज किसी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हुआ तो मास को लेकर जाएगा, जिससे निकलेगा उसका मास कम हो जाएगा, जिस पे जाएगा उसका मास बढ़ जाएगा। लेट अस सपोज, मान लो एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए बॉडी ए से बॉडी बी पे, तो बॉडी ए की जो मास होगा वो घट जाएगा और बॉडी बी का जो मास होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ मास तो लेकर जाएगा ना, सिंपल है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा?
इलेक्ट्रॉन का मास होता है दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो अगर किसी एक बॉडी से रब करने से एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर हुआ तो स्टैंजन आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। नेट स्लो है ना सर। अच्छा नेट स्लो है, ओके ओके, आप डिस्कनेक्ट हो गए तो आपको बात समझ आई हाँ ना सर। जो मैंने बोला कि आए जब दो, सर। हाँ जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो रबिंग से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, चार्ज बॉडीज ट्रांसफर होती हैं। अच्छा एक बॉडी से चार्ज निकल के अगर दूसरे बॉडी पे जाएगा तो जिससे निकलेगा उसका मास कम हो जाएगा थोड़ा, जिस पे जाएगा उसका मास थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये चार्ज और मास का इंटरनल रिलेशन है, दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दोनों के बीच में ये रिलेशन है कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज किसी बॉडी पे आया तो मास भी आया, चार्ज किसी बॉडी से निकला तो मास भी कम हुआ, सिंपल। ठीक है, हमें पता है ना कि जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो क्या होता है, दोनों बॉडीज के रबिंग से क्या होता है। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ बेटा, सिंपल सी बात है, क्लास 10th में भी शायद आपने सुना होगा कि मान लो ये मेरे पास एक बॉडी है, इसका ये न्यूक्लियस है, बॉडी ए मान लो, और ये मान लो बॉडी बी। बच्चे एक बात मेरे को बताओ कि जब दो बॉडीज को रब करते हैं तो इन डेप्थ अगर मैं बात करूं तो होता क्या है कि सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं दोनों बॉडीज के, वो दोनों एक दूसरे से रब होते हैं, है ना। जब भी किसी दो बॉडी को आप रब करोगे तो बॉडी के जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से रब होते हैं, है ना। इसमें कोई शक वाली बात तो नहीं है। उन सरफेस के पार्टिकल को या फिर किसी भी पार्टिकल को जो बॉडी के अंदर होता है उसको एटम कहते हैं। तो जब दो बॉडी को रब करते हैं तो उनके सरफेस के एटम्स एक दूसरे से रब होते होते इन शॉर्ट, ठीक। और जब एटम्स रब होंगे तो हमें पता है कि एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और हमें यह भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से बॉन्डेड होता है ताकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस शेल के बाहर ना चला जाए। न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने से अट्रैक्ट करके यानी कि बांध के रखता है, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो एक दूसरे से अट्रैक्शन तो होगा ना, एक दूसरे को बांध के रखेंगे ना, तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है। हमें पता है ये बात, ये सब केमिस्ट्री में पढ़े होगे और ये सब बात बचपने वाली है, क्लास 10th और 8th में भी बताया जाता है, 9th में भी, ठीक है। ओके, अब जब दो बॉडीज को हम रब कर रहे हैं तो बॉडी के जो सरफेस के पार्टिकल से वो रब होते हैं, और सरफेस के पार्टिकल के पास क्या है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब दो बॉडी को हम रब कर रहे हैं तो इन शॉर्ट हो ये रहा है कि दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे रबिंग के दौरान, ठीक है। और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, और इस बॉन्डिंग की जो फोर्स होती है वो हर एटम में बराबर नहीं होती है। मान लीजिए इसके बॉन्डिंग का जो फोर्स है वो Fa है और ये Fb है, ठीक है, बराबर नहीं होती है। लेट अस सपोज आई से Fa इज ग्रेटर देन Fb, कि जो ए बॉडी है, ए एटम है, उसका जो न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का फोर्स है वो Fa है, और Fb के अंदर, बी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स है वो Fb है। अगर Fa ज्यादा है Fb से, या Fb भी ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर Fa ज्यादा है Fb से तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन एट बॉडी A इज स्ट्रांगली बॉन्डेड एंड इलेक्ट्रॉन एट बॉडी B इज वीकली बॉन्डेड। और जब दो बॉडी को रब करोगे तो जो स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होगा वो वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को उसके सरफेस से निकाल लेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी रब टू बॉडीज एंड द टू बॉडीज गेट चार्ज्ड। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, बोलो। आप अपने माइक ऑन करिए स्टैंजन कास्टन, बोलिए समझ आया। जब दो बॉडी, हाँ फिर से मैं बोलता हूं, जब दो बॉडी को रब करते हैं तो रब करने पे क्या रब होगा, उनके सरफेस के एटम रब होंगे,
और जो सरफेस के एटम है उनके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इन शॉर्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपस के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। ठीक है सर। अब ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, दोनों के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का फोर्स तो बराबर नहीं होगा। तो हर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग है, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग है। तो न्यूक्लियर चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि चार्ज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो अलग अलग होगा। सिंपल है। तो ए के अंदर मान लीजिए जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो एफ ए है, बी के अंदर एफ बी है, और कोई एक ज्यादा होगा। मैंने यहाँ पे एफ ए मान लिया ज्यादा एफ बी से, तो यानी कि एफ ए का जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, एफ बी का इलेक्ट्रॉन है वो वीकली बॉन्डेड है। तो जब दोनों को रब करेंगे तो जो स्ट्रांगली होगा वो वीकली को उसके सरफेस से निकाल लेगा, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन को ये अपने उसके सरफेस से निकाल के अपने ऊपर ले लेगा। यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन बी से निकल गया और ए पे गया तो इस पे हो जाएगा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ, बॉडी गेट चार्ज्ड, बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड। ओके। तो जब दो बॉडी को रब करते हैं तो बॉडी चार्ज कैसे होती है, ऐसे होती है। व्हेन यू रब टू बॉडीज, the surface particles get rubbed and the particles, the electrons present in the surface particles having different quantity or different having different magnitude of force of attraction between the electrons and the nucleus, and one which is having a strongly bonded with that will get out the electrons which is having weakly bonded, ठीक है, and that is how the bodies get charged. Okay, बोलिए। ओके सर। समझ आया? ऐसे होगा चार्ज, समझ में आया ना? आप सिंपल से सोच पाते होंगे, जब दो बॉडी को रब करेंगे तो सरफेस के पार्टिकल इसके सरफेस के पार्टिकल इसके सरफेस के पार्टिकल से रब होगा। सरफेस के पार्टिकल को एटम कहते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों बॉडी के इलेक्ट्रॉन आपस में रब होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो स्ट्रांग है, इलेक्ट्रॉन एक जो वीक है, वो दोनों कांटेक्ट में आएंगे। जो स्ट्रांग होगा उसके वीक वाले के सरफेस से निकाल लेगा। सिंपल होगा। जब दो लोग एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं, मान लो दो लोग एक दूसरे से हैंड शेक कर रहे हैं और जो स्ट्रांग है वो वीक वाले को क्या उसकी तरफ खींचने लेगा। सिंपल है। जब दो लोग एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो स्ट्रांग वाला वीक वाले को अपनी तरफ खींच लेगा। सिंपल यही पे होगा कि जब दो बॉडीज को रब करते हैं, रबिंग के टाइम पे एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो स्ट्रांगली बॉन्डेड है वो वीक वाले को सरफेस से निकाल लेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो फॉरेन बॉडी चार्ज कहलाएगी। और वो बॉडी के अंदर जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव की, जो मैंने ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड में बताया, वो क्रिएट हो जाएगा, अट्रैक्ट और रिपल्शन वाला। आपने क्लास बहुत बचपने में पढ़ा होगा कि जब भी अपने बालों में कोम्ब को रब करते हैं तो क्या होता है कि कोम्ब जो है वो पेपर पार्टिकल को चिपका लेता है। तो रब करने से क्या हुआ, जब कोम्ब को रब किया बालों में तो क्या हुआ कि कोम्ब जो है वो चार्ज हो गया, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। तो चार्ज हो गया, तो चार्ज बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे बॉडी को वो अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, इसलिए वो पेपर को चिपका लेता है। ये तो एक्सपेरिमेंट सबने किया होगा, है ना? बोलिए। बोलिए बच्चों। बोलिए, प्लीज रिस्पॉन्ड। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितनी होती है बोलिए? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम होती है ना? माइनस में होती है। प्रोटॉन पे चार्ज कितनी होती है बेटा? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम प्लस। ओके। अच्छा, न्यूट्रॉन पे चार्ज कितनी होती है स्टेंजन? न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वेरी गुड। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। आप भी रिस्पॉन्ड करें बेटा, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है कास्टन। आप अपने माइक ऑन करें ना। व्हाई डोंट यू ओपन योर माइक? एटलीस्ट आई शुड लिसन कि आपको समझ आई या नहीं आई।
सर। बोलिए, आप अपने माइक ऑन रखिए और मुझे बताइए कि आपको बात समझ आई या नहीं आई। Okay, there are various properties of charges, and the first of them is conservation of charge. Conservation of charge. What do you mean by conservation of charge? देखो, आपने पहले भी पढ़ा हो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है किसी बॉडी के ऊपर, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो चार्ज है वो हमेशा सेम रहता है। देखो, दैट चार्ज can neither be created nor be destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed, but can only be transferred from one body to another. Charge can neither be created nor be destroyed, but can only be transferred from one body to another. चार्ज को हम क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हर बॉडी के अंदर होता ही है, और डिस्ट्रॉय भी नहीं हो सकता क्योंकि मैटर होगा तो चार्ज होगा, ठीक। लेकिन चार्ज को हम ट्रांसफर जरूर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर। ट्रांसफर करने के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, जैसा एक मेथड मैंने पीछे बताया, रबिंग, यानी कि फ्रिक्शन क्रिएट करके, ठीक है। एंड व्हाट इज कंजर्वेशन? इस केस में होता क्या है, दैट द टोटल चार्ज of an isolated system is constant. किसी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे समझो कि लेट अस सपोज आपके कपड़ों में 4 पॉकेट्स मान लेते हैं, ठीक है। अपने जीन्स में 4 पॉकेट है, ठीक। अपने फर्स्ट पॉकेट में 100 रुपीज रखे, ठीक। सेकेंड पॉकेट में आपके 50 रुपीज है, थर्ड पॉकेट में लेट अस सपोज 500 रुपीज है, फोर्थ पॉकेट में 10 रुपीज है, ठीक। आपके पास टोटल मनी कितना है बेटा? 660, राइट, ठीक है, मान लेते हैं। अब आपने क्या किया कि आपने पॉकेट्स में से कुछ पैसे निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल लिए, यानी कि जिसमें 100 था उसको आपने 50 कर दिया, 50 वाले को 100 कर दिया, और जिसमें 500 था उसको कर दिया आपने 0 और दूसरे वाले में कर दिया 510। तो अब टोटल मनी कितना होगा बेटा? जोड़ो, क्या ये 660 ही होगा? एग्जैक्टली ऐसा ही होता है जब चार्ज आप ट्रांसफर करते हो। तो अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मान लो कई सारी बॉडीज हैं, लेट अस सपोज हमारे पास 3 बॉडी है, एक के पास है +3 कूलम का चार्ज, दूसरे के पास है +1 कूलम का चार्ज, तीसरे के पास है मान लीजिए -2 कूलम का चार्ज। ये एक सिस्टम है, इसके अंदर 3 बॉडी, सबके पास चार्जेस लिखे हुए, ठीक। अब मैंने क्या किया कि इन बॉडीज में चार्जेस को ट्रांसफर किए एक बॉडी से दूसरी बॉडी, जैसे आपने पैसे ट्रांसफर किए एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट। तो जब मैंने चार्जेस को ट्रांसफर किया तो फर्स्ट बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो +3 से +2 कूलम हो गया, सेकंड बॉडी पे -3 कूलम हो गया, थर्ड बॉडी पे चार्ज कितना होगा वो हमें बताना है। तो हमें पता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस फर्स्ट सिचुएशन का जो चार्ज है वो इक्वली होगा सेकंड सिचुएशन का चार्ज। टोटल चार्ज ऑन द फर्स्ट सिचुएशन इज 3 + 1 is 4 - 2 is 2, एंड टोटल चार्ज इन द सेकंड सिचुएशन वो भी उतना ही रहेगा। तो क्या होगा
ये 3 कूलम प्लस 1 कूलम माइनस 2 कूलम इज इक्वल टू 2 कूलम माइनस 3 कूलम और प्लस क्यू। तो 3 प्लस 1 माइनस 2 कितना होगा बेटा 2 कूलम इज इक्वल टू 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस 1 कूलम प्लस क्यू, यानी क्यू इज इक्वल टू 2 कूलम प्लस 1 कूलम दैट इज इक्वल टू 3 कूलम। तो जो थर्ड चार्ज जो होगा सेकंड सिनेरियो में, सेकंड सिचुएशन में, वो होगा 3 कूलम, क्योंकि टोटल चार्ज सेम रहेगा। जैसे टोटल मनी आपके पूरे सारे पॉकेट्स मिला के वो सेम थे, वैसे ही टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी सेम रहेगा। एक सिस्टम में सारे बॉडीज पे चार्जेस अगर ट्रांसफर कर लिए जाएं तो इन शॉर्ट पूरे सिस्टम के अंदर चार्ज तो स्टिल सेम ही है। एक आदमी दूसरे को चार्ज दे, दूसरे तीसरे को चार्ज दे, स्टिल बॉडी सिस्टम के अंदर चार्जेस तो सेम ही है। सिंपल सी बात है। ओके आप पॉकेट्स में से कितने भी पैसे ट्रांसफर कर लो, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, बट टोटल मनी स्टिल आपका हमेशा सेम ही रहेगा। समझ गए? स्टेंजन ओके सर। समझ गए नहीं समझे? ओके नहीं मैं पूछ रहा हूँ, डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? यस सर। ओके वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्जेस कैन बी क्वांटाइज्ड। देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात समझो कि जब हम चार्जेस को ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, या कोई भी बॉडी चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होती है। कोई भी बॉडी जो चार्ज होती है वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने बराबर चार्ज लेकर जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो अगर किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इतना चार्ज निकला एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। किसी बॉडी से अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो 2 इंटू दिस मच चार्ज निकला। अगर किसी बॉडी से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो 100 इंटू दिस मच चार्ज निकला। किसी बॉडी से 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स निकले तो 1 लाख इंटू दिस मच चार्ज निकला। क्या ये बात आपको समझ आती है? चार्ज कोई भी बॉडी जब चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही होगा ना, कोई और तरीका तो है ही नहीं ना, हमेशा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होगा एक बॉडी से जाएगा दूसरे बॉडी पे आएगा, तो जिस बॉडी से निकला एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज लेकर आएगा। सिंपल है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डन इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इन द फॉर्म ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अगर किसी बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज, एक इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसके ऊपर चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। जो जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन होंगे उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। क्यों आएगा सर? माइनस चार्ज इसलिए आएगा सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, और जब नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी तो किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज ही तो आएगा। सिंपल सी बात है। और इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज की संख्या कम हो गई। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं न्यूट्रल कंडीशन में। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नेगेटिव कम हो गया, पॉजिटिव तो जितना था उतना ही है, बट स्टिल वो ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा। सिंपल सी बात है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉडी जो है वो चार्ज पॉजिटिव चार्ज हो गया, बॉडी जो कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉडी होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। सिंपल सी बात है। ठीक, ठीक है ना? ठीक सर। ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो चार्ज कितना आएगा? 1 ही, 1 ही है ना, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। और अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। ठीक है, इसको ठीक है ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि लेट अस सपोज इंडिया के अंदर या फिर किसी भी सिचुएशन में ऐसा हुआ कि आपके पास सिर्फ 100 रुपी की ही करेंसी अवेलेबल है, और बाकी 500, बाकी 200, बाकी 50, 10, 20 ये सभी डिमोनेटाइज्ड हो गए मान लो। ठीक है, और सिर्फ 100 रुपी की करेंसी बची है। ठीक, अब किसी के पास कितने पैसे हैं ये हमें मालूम करना है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसके पास कितने नोट हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसके पास जो भी नोट होंगे वो 100 के ही होंगे।
कभी हो ही नहीं सकता उसके पास 110 रुपीज, क्योंकि 100 का ही नोट सिर्फ लीगल टेंडर है, 100 का ही नोट सिर्फ वैलिड है ना। किसी के पास 170 रुपीज हो ही नहीं सकते, क्योंकि 100 का ही नोट सिर्फ चलन में है, वैलिड है। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग सिर्फ 100 का ही नोट अगर इंडिया में वैलिड हो जाएगा तो किसी के पास क्या 120 रुपए हो सकते हैं स्टैंजन? नहीं हो सकते। नहीं सर। किसी के पास 190 रुपीज हो सकते हैं? नहीं हो सकते। किसी के पास जितने भी पैसे होंगे वो हमेशा 100 के मल्टीपल में होंगे ना। ठीक है, 100 या 200 या 300 या 400 या 500 या 1000 या 1100 या 2000 या n100, अगर n नंबर ऑफ नोट्स है तो n100। वैसे ही जब कोई बॉडी चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन के का जो चार्ज है उसी के मल्टीपल में चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही बॉडी चार्ज होगी। जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उतना मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना मल्टीपल ऑफ चार्ज उस बॉडी पे आएगा। सिंपल है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो एक 1e चार्ज, अगर 10 हुआ तो 10e चार्ज, अगर 20 होता 20e ट्रांसफर होता तो 20e का चार्ज आता। ठीक है, और अगर मान लो n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए तो उस बॉडी पे n अमाउंट ऑफ चार्ज आएगा। सिंपल। तो कोई बॉडी चार्ज होती है, उसके ऊपर कितना चार्ज है वो हमें बताना है, तो क्या करेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। अब किसी के पास कितने पैसे हैं वो बताना है, तो क्या करेंगे? हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग उसके पास कितने नोट है मालूम कर लो। अगर उसके पास 70 नोट्स होंगे तो 70 इंटू 100, उसके पास 20 नोट्स होंगे 20 इंटू 100। जितने नंबर ऑफ नोट्स होंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 100 का नोट ही वैलिड है। वैसे ही कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ये मालूम कर लो, इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन विल गेट यू द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। ठीक है, सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ? The charge contained on a body, the total charge on a body, the amount of charge on a body, the quantity of charge on a body. सिंपल डेफिनेशन है ना। कुछ भी मुश्किल नहीं है, किताबों में पढ़ोगे तो शायद तुमको मुश्किल लगे, बट सिंपल डेफिनेशन समझना है। क्वांटाइजेशन का मतलब है क्वांटिटी ऑफ चार्ज, QUANTITY। क्वांटाइजेशन मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। इसको ऐसे समझो एकदम सिंपल भाषा में। ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल से आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल जहां से चार्ज डेवलप होता है, जहां से चार्ज किसी बॉडी पे आता है। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। इट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इंटीग्रल multiple of basic unit of charge. Integral multiple of basic unit of charge. Simple. Integral multiple का मतलब क्या होगा? Q is equal to NE. This is quantization of charge. और N here is always integer. और N क्या है? N is the number of electrons. N is the number of electrons. और E क्या है बेटा? E is charge on one electron. और Q क्या है? Total charge on a body. Q is the total charge on a body. N is number of electrons and E is charge on one electron. And N here always integer होगा। किसी बॉडी से क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं स्टैंजन? बोलिए स्टैंजन। किसी बॉडी से क्या एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, वन इलेक्ट्रॉन वन ट्रांसफर हो सकते हैं ना? हो सकते हैं। नहीं सर। 2 हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास मास है। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं,
लेकिन क्या 20.5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं? नहीं, नहीं। इलेक्ट्रॉन तो एक बॉडी है, एक पार्टिकल है, आधा कैसे होगा? 20.5 कैसे हो सकता है? 2.5 कैसे हो सकता है? 3.8 कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है ना? हाँ सर। हाँ, जैसे 100 का मान लो मेरे पास 2 नोट्स हैं, सही है, हो सकता है, लेकिन क्या 100 का 2.5 नोट मेरे पास हो सकता है? वो जो हाफ नोट मैंने बोला, वो हाफ नोट पॉसिबल है क्या? किसी को 100 के हाफ नोट ले जाकर दुकानदार को बोलो मेरे को 50 रुपये वापस दे दो, देगा क्या? वो नहीं देगा। 100 का हाफ नोट का मतलब 50 नहीं है ना? हाँ सर। हाँ, ऐसा नहीं करना कभी ना। 500 का अगर नोट हाफ हो गया तो जाके देना, बोलना 250 मेरे को दे दो वापस, पॉसिबल नहीं, नहीं देगा वो, ठीक है? तो सिमिलरली एक मिनट, ठीक है? तो पॉसिबल नहीं है ना? वैसे ही क्योंकि डेसिमल में नंबर ऑफ नोट्स पॉसिबल नहीं, वैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, तो वो हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा, हमेशा इंटीजर के जैसा होगा। ठीक है स्टैंजन, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। ओके, तो ये बात आपको समझ आ गई। लेट अस सपोज इफ आई आस्क दैट कैन अ बॉडी, जैसे मैंने पीछे आपसे पूछा कि अगर सिर्फ हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 100 का नोट ही वैलिड है, तो क्या किसी के पास 120 रुपीज हो सकते हैं स्टैंजन? आपने बोला नहीं है, नहीं हो सकता। किसी के पास 180 हो सकता है? नहीं हो सकता। कैसे फाइंड किया आपने? कैसे फाइंड किया? कि जो भी मैंने वैल्यू बताई पैसे की, उसको 100 से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ नोट तो हमेशा आना चाहिए इंटीग्रल फॉर्म में, वो नहीं आया तो बोला आपने कि नहीं पॉसिबल है। 180 रुपीज मैंने बोला 180, 180 को 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1.8, 1.8 नंबर ऑफ नोट हो ही नहीं सकता, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। तो जब भी मैंने पूछा आपसे कि 180 पॉसिबल है या नहीं, 190 पॉसिबल है नहीं, 100 पॉसिबल है या नहीं, तो आपने हर बार 100 से डिवाइड किया। नंबर ऑफ नोट अगर इंटीजर आए तो बोल दिया कि हाँ ये पॉसिबल है, इंटीजर नहीं है तो बोलेंगे पॉसिबल नहीं है। सिंपल है ना? सिमिलरली अगर मुझे पता करना हो कि किसी भी बॉडी पे समथिंग अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल है या नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंटीजर आया तो कहेंगे यस दैट चार्ज इज पॉसिबल, अगर वो इंटीजर नहीं आया तो कहेंगे दैट चार्ज इज नॉट पॉसिबल। ठीक है? तो हर अमाउंट ऑफ चार्ज किसी बॉडी पे पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से 100 रुपए के नोट वाले सिस्टम में हर अमाउंट ऑफ मनी पॉसिबल नहीं है, वैसे ही हर अमाउंट ऑफ चार्ज भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का जो भी चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हमेशा उसी का मल्टीपल चार्ज का वैल्यू होगा किसी बॉडी पे। ठीक है? सो इफ आई आस्क दैट कैन अ बॉडी हैव 8 into 10⁻⁻18 कूलम ऑफ चार्ज, बोलो क्या ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी पे इतना अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल हो? या बी में चेक करना है आपको कि 3.2 into 10⁻⁻20, सी में चेक करना है आपको 40 into 10⁻⁻17, डी में चेक करना है आपको 6.4 into 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज, ई में चेक करना है आपको 2.4 into 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज। ये 5 क्वेश्चन से चेक करना है सब में ना, सब में आपको चेक करना है कि चार्ज पॉसिबल है या नहीं, यस नो। कैसे चेक करेंगे? दैट Q is equal to N into E and N is equal to Q upon E। हर क्वेश्चन में आप N कैलकुलेट कर लो, इफ दैट कम्स आउट टू बी इंटीजर सो यस दैट वुड बी पॉसिबल, अगर वो इंटीजर नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। ठीक? तो इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन
क्यू की ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्यू की वैल्यू होगी, क्योंकि क्यू ही कूलम में होता है ना, सी के फॉर्म में हमेशा क्यू होता है। तो ये क्या है बेटा, 8 इंटू 10⁻⁸ 18। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये हमें पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 10⁻⁻18 10⁻⁻19 अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा 10⁻⁻1। ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+1 हो जाएगा, यानी कि 8 इंटू 10 हो जाएगा, नीचे आया 1.66 डेसिमल हटेगा, ऊपर एक 0 आएगा। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, दैट कम्स आउट टू बी 50 एंड 50 इज एन इंटीजर। इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसलिए यस ये पॉसिबल है, किसी बॉडी पे इतना चार्ज हो सकता है। स्टेंजिन understood or not? Yes, sir. Okay, do the second one, do the second one, third one, fourth one, fifth one. Come on, start doing. हर क्वेश्चन को आपको 1 मिनट के अंदर करना है। Come on. सेकंड वाला किया आपने? सेकंड में क्या होगा बेटा, Q इज इक्वल टू N इंटू ई, N इज इक्वल टू Q अपॉन E, और Q कितना है बेटा, 3.4 इंटू 10⁻⁻20, 3.2 है, सॉरी 3.2, एंड डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, डिवाइड करेंगे 10⁻⁻20 10⁻⁻19 कैंसिल होगा, 10⁻⁻1 बचेगा ऊपर, डेसिमल हटेगा, नीचे वाला भी डेसिमल गायब हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट दोनों में है। ठीक, अच्छा, ये 10⁻⁻1 नीचे आएगा तो 10⁻+1 बन जाएगा, ये 16 2 या 32 हो गया, तो ये 2/10 दैट इज 0.2। 0.2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, इसलिए ये नॉट पॉसिबल। Stanzin, understood or not? Yes, sir. Very good. थर्ड वन करिए, सेम वे में, सेम तरीके से।
डन। थर्ड वाला हुआ स्टैंजन, Q इज इक्वल टू एन ई, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q कितना है 140 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाय E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, ठीक है सर। यहां से भी डिवाइड करेंगे 10 टू द पावर माइनस 17, 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड होगा तो 10 टू द पावर माइनस 2 बचेगा नीचे, ये डेसिमल हटाओगे तो एक जीरो आएगा ऊपर। ठीक है, और क्योंकि ये माइनस में पावर है तो ये भी ऊपर ही चला जाएगा। ये सब तो बेसिक बातें सबको अच्छे से पता होगा आप लोगों को। तो 40 इंटू 10 और ऊपर चला गया 2 जीरो और 100, 10 टू द पावर माइनस 2 पर जाकर 10 टू द पावर प्लस 2 यानी 100 बन जाएगा। नीचे है 16, तो क्या होगा 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 एंड 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 5 25 इंटू 100 इज 2500। तो यस ये भी पॉसिबल है, यस। फोर्थ वाला आप एक भी ट्राई नहीं करेंगे, फोर्थ वाला ट्राई करिए। जैसे मैंने कैलकुलेट किया वैसे ही आपको भी कैलकुलेट करना है। आंसर आया? फोर्थ वाला किया, n is equal to Q upon E, that is 6.4 into 10 to the power minus 19 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19। ये दोनों कैंसिल, दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। 6.4 1.6 भी कैंसिल, क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों ही केस में एक एक डिजिट है। 16 4 जा 64, n is equal to 4 आया, तो ये भी पॉसिबल है। यस इट इज पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है। नंबर 5 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसमें चेक करना है। तो सेम n इज इक्वल टू Q अपॉन E, दैट इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये दोनों कैंसिल करेंगे तो 2.4 1.6 डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, ये आएगा 1.5। ये पॉसिबल नहीं है, डेसिमल में जैसे आए पॉसिबल नहीं है। n की वैल्यू हमेशा एक इंटीजर हो, डेसिमल नहीं हो सकता, एक फ्रैक्शन नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, बोलिए स्टैंजन, इज दिस क्लियर? यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट we need to understand methods of charging. How can a body be charged? किसी बॉडी को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं? एक मेथड तो बहुत कॉमन है जो मैंने सबसे पहले बताया आपको, दैट इज बाय क्रिएटिंग फ्रिक्शन बाय रबिंग टू बॉडी। दो बॉडी को रब करके आप चार्ज कर सकते हो। द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, या इसको रबिंग भी कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इंसुलेटर में जनरली हम करते हैं, ये मेथड अपनाते हैं। ठीक है, जब भी किसी दो बॉडी को आप रब करोगे
एक बॉडी ये है, मान लो फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए है, वो सेम जो मैंने पीछे बताया आपको, ठीक है। ये मान लो कोई दूसरी बॉडी है, दूसरी बॉडी बी है। जब इन दोनों को आपने यहां से रब किया, तो रब करने से क्या होता है, मैंने बताया पीछे आपको, रब करने से क्या होता है कि जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन वीकली बॉन्डेड होता है, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, वो वीकली वाले को उसके सरफेस से निकाल लेगा। तो मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो ए से ट्रांसफर हो गया किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो जब इलेक्ट्रॉन ए से ट्रांसफर होंगे बी के ऊपर, जब इन दोनों बॉडीज को आप वापस से सेपरेट करोगे, सेपरेट करने के बाद क्या हो जाएगा, सेपरेट करने के बाद ये होगा कि एक बॉडी फिर अब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, एक बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। जब इनको सेपरेट करोगे, एक पहली बॉडी और ये दूसरी बॉडी, ठीक है, ये बॉडी ए। तो जब इलेक्ट्रॉन ए से ट्रांसफर हुआ बी पे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई किसके ऊपर, ए के ऊपर, और बी पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। तो जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस केस में होगा, इस केस में हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं। और बी पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहे हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जिस पे लॉस होगा वो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन जिस पे गेन होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से बॉडी का मास भी वेरी करता है। तो बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन निकला, यानी थोड़ा बहुत मास कम हो गया। इलेक्ट्रॉन जब किसी बॉडी से निकल के चला जाएगा तो थोड़ा बहुत मास भी तो लेकर गया, तो इस बॉडी ए का जो मास है वो रिड्यूस हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का हमेशा मास कम होता है, और बॉडी बी का मास हमेशा ग्रेटर होगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आया तो कुछ मास लेकर आया। इलेक्ट्रॉन हमेशा चार्ज मास के साथ होगा, हमेशा चार्ज जो है वो मास के साथ होगा ही होगा। सबसे छोटा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, उसके पास मास होगा कुछ थोड़ा बहुत 9.1 × 10⁻31 मास तो है। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होंगे तो मास भी साथ में ट्रांसफर होगा। ओके, बोलिए हुआ कि नहीं हुआ। अब इस केस में हुआ क्या, जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को रब किए, तो रब करने से जो थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके वजह से ट्रांसफर होते हैं। ये सारी चीजें, सारी कहानी मैंने पहले भी बताई थी आपको, तो वो लिखने की जरूरत है नहीं। नंबर 2, सेकंड मेथड इज charging by conduction. Second method is charging by conduction. What is charging by conduction? देखो क्लियर है, क्लैरिटी है कि कंडक्शन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कंडक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन के फॉर्म में जाएंगे, और ये कंडक्शन हमेशा कंडक्टर के अंदर ही हो सकता है। तो जब दो बॉडीज को, दो कंडक्टर को डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में लाने के बाद क्या होता है, देखो लेट अस सपोज एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये, इन दोनों को कांटेक्ट में लाया, इन दोनों को मैंने टच कराया, कांटेक्ट में लेकर आए, ठीक है। लेट अस सपोज जो बॉडी, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। तो ये बॉडी ए लेट अस सपोज आपका चार्ज बॉडी है, मान लो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, बॉडी ए इज नेगेटिव चार्ज बॉडी। किसी एक चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में किसी अनचार्ज बॉडी को, बॉडी बी जो है वो न्यूट्रल है, अनचार्ज है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में किसी न्यूट्रल बॉडी को लेकर आओगे, वो न्यूट्रल बॉडी कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज बॉडी से न्यूट्रल में ट्रांसफर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि ए के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास होंगे तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स बराबर वाले को दे ही देगा, कंडक्ट कर ही देगा। और वैसे भी प्रॉपर्टी है इसकी, इलेक्ट्रॉन जब भी दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी, कंडक्टर होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बी के ऊपर कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स ए से बी पे ट्रांसफर हो जाएंगे। एंड जब दोनों को वापस से सेपरेट करेंगे तो ए भी चार्ज हो चुका होगा, बी भी चार्ज हो चुका होगा,
ए नेगेटिव चार्ज होगा और बी भी नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन चार्ज की जो कंसंट्रेशन है वो ए की कम हो जाएगी। ए मान लो पहले 10 कूलम चार्ज था, तो शायद हो सकता है वो 4 कूलम बच जाए, या 3 कूलम बच जाए, या 5 कूलम बच जाए। ठीक है, तो चार्ज की संख्या ए पे कम हो जाएगी, बट ए स्टिल नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, अब ये बॉडी ए ऐसा, बॉडी बी ऐसा, तो किसी मुझे बॉडी बी को चार्ज करना था, तो बॉडी बी को मैंने चार्ज कर दिया कंडक्शन मेथड से। जब कंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को चार्ज करना होगा तो क्या करेंगे, उस बॉडी को किसी चार्ज बॉडी के पास लेकर जाएंगे, दोनों को टच करा के छोड़ देंगे, चार्ज धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाएगा और हमें चार्ज बॉडी मिल जाएगी। क्लियर है? बोलिए स्टेंसन, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, तो दिस इज Yes, चार्जिंग sir. बाय कंडक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए हैं कि अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि दो बॉडीज हैं, अगर दोनों का शेप इक्वल है, साइज इक्वल है, मटेरियल भी सेम है, तो चार्ज इक्वल ही ट्रांसफर होगा। जैसे मान लो ए जो है, ए का जो स्फीयर है और जो बी का स्फीयर है, अगर दोनों का रेडियस सेम होता, ए और बी का मटेरियल सेम होता, तो ए से बी पे चार्ज इक्वल ट्रांसफर होता, दोनों पे हाफ हाफ चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इफ shape, size and material of both conductor is same. If shape, size and material of both conductor is same, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो चार्ज बॉडी, मान लो कोई भी चार्ज बॉडी इसके ऊपर क्यू चार्ज है और इसके कांटेक्ट में दूसरे बॉडी को लेकर आओगे, जो न्यूट्रल बॉडी था, जो अनचार्ज बॉडी था, जो क्या था, अनचार्ज बॉडी था। ठीक है, ये एक चार्ज बॉडी है जिसके ऊपर मान लेते हैं क्यू चार्ज है, और दूसरी बॉडी जो अनचार्ज है यानी कि न्यूट्रल बॉडी जिसके ऊपर जीरो चार्ज है। ठीक है, जीरो नेट चार्ज है। जब दोनों को हमने टच कराया, जब दोनों को हमने फिजिकली टच कराया, तो टच कराने से ये हुआ कि दोनों बॉडी पे अलग अलग अमाउंट, दोनों बॉडी पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा, ये भी क्यू बाई टी, ये भी क्यू बाई टी। लेकिन कंडीशन क्या है कि शेप, साइज और मटेरियल दोनों कंडक्टर का अगर सेम रहेगा, तब वैसे सिचुएशन में चार्ज इक्वल दोनों पे आ जाता है। बोलिए बेटा, क्लियर है? यस सर। Okay, number third method is charging by induction. Charging by induction, what do you mean by induction? देखिए, इंडक्शन का मतलब है विदाउट कॉन्टैक्ट। पहले मेथड में क्या किया हमने, बॉडी को कांटेक्ट में लेकर आए और रब किया। दूसरे मेथड में बॉडी को सिर्फ कांटेक्ट में लेकर आए, और तीसरे मेथड में बॉडी को कांटेक्ट में भी नहीं, अलग अलग रखेंगे तब भी बॉडी चार्ज हो जाएगी। कैसे होगा वो दिखाता हूं। देखिए, इंडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं कि किसी बॉडी को जिसको मुझे चार्ज करना है, वो किसी चार्ज बॉडी के पास लाकर रख देंगे। लेट अस सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है जो चार्ज है, कंप्लीटली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी मान लेते हैं। ठीक, इसके बराबर में बिना टच कराए एक न्यूट्रल बॉडी मैंने लाकर रख दिया, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी था, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, इसके पास में एक न्यूट्रल बॉडी रख दिया। ठीक है, जब इसके पास में मैं न्यूट्रल बॉडी लाकर रखूंगा तो होगा ये कि ये जो, अच्छा, न्यूट्रल बॉडी के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन इक्वल अमाउंट में, इसलिए उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है, नेट चार्ज जीरो है। न्यूट्रल बॉडी का ये मतलब नहीं उसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये कि उसके ऊपर चार्ज है लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल अमाउंट में, इसलिए नेट चार्ज जीरो है। ठीक है, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है, तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर भी एटम है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या इक्वल होती है, इसलिए वो न्यूट्रल कहलाता है। सिंपल। तो इस न्यूट्रल बॉडी में भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो जब इसको पॉजिटिव चार्ज के करीब रखेंगे तो ये क्या करेगा, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से
इसके सारे नेगेटिव चार्ज को यहां पे लाके खड़ा कर देगा। एक तरफ सारे नेगेटिव चार्जेस के अलाइन हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उस न्यूट्रल बॉडी के सारे नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो बॉडीज जो जो नेगेटिव चार्ज है वो सारे न्यूट्रल बॉडी के एक तरफ आके खड़ी हो जाएंगी। जब खड़ी होंगी तो दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये पोलराइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है मेथड? पोलराइज कहलाते हैं, पोलराइज। दिस मेथड इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी ने न्यूट्रल बॉडी को पोलराइज कर दिया। क्या किया? पोलराइज किया। अब इस न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में एक दूसरी बॉडी हम ला के रख देंगे। इसके कांटेक्ट में दूसरी बॉडी रख दिया कांटेक्ट में। ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं बॉडी ए था, ये हमारा बॉडी बी है। ध्यान रहे कि जो बॉडी बी हो वो कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर क्यों होना चाहिए? ताकि क्योंकि कांटेक्ट में लाकर रखेंगे तो कंडक्टर ही तो कंडक्ट कर सकता है। सो दिस बॉडी मस्ट बी अ कंडक्टिंग बॉडी। जैसे ए और बी को कांटेक्ट में लाके रखेंगे, और बी भी आपका न्यूट्रल है। बी कैसा है? बी भी आपके न्यूट्रल बॉडी है। तो बी क्या करेगा? अब क्योंकि ए के राइट हैंड साइड में देखो सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो गए हैं, तो बी को भी ए पोलराइज कर देगा और इसका नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ए और देखो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी और ए में कोई कांटेक्ट नहीं था, इसलिए चार्ज ट्रांसफर नहीं हो पाया। लेकिन ए और बी के बीच में कांटेक्ट है, ए और बी के बीच में कांटेक्ट है, और इत्तेफाक से बी कंडक्टिंग बॉडी भी है। तो ए क्या करेगा? अब बी के नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और अपनी तरफ खींच लेगा। तो अब देखो ए बॉडी के अंदर लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव चार्ज, राइट साइड में पॉजिटिव थे, वो पॉजिटिव बी के नेगेटिव को खींच लेंगे, तो जो राइट साइड में पॉजिटिव थे वहां पे सारे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। जब इन दोनों बॉडीज को हम सेपरेट करेंगे तो आपका ये पहले से पॉजिटिव चार्ज था सबसे लेफ्ट वाला, ये वाला जो बॉडी ए है इसके अंदर सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव क्यों नेगेटिव? क्योंकि लेफ्ट वाले बॉडी ने भी उसको पोलराइज करके नेगेटिव को लेफ्ट साइड में कर दिया, और राइट वाला जो बॉडी है बॉडी बी, वो कंडक्ट करके बॉडी ए के अंदर नेगेटिव चार्ज डाल देगा। और जो बॉडी बी को जब हम अलग करेंगे तो बॉडी बी आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। बात आई समझ में? जब इन सबको मैंने सेपरेट किया तो सेपरेट करने के बाद हमें ये सिचुएशन मिलेगा। दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी के बिना कांटेक्ट के मैंने किसी ए बॉडी को रखा, तो ए बॉडी भी देखो चार्ज हो गया। ठीक है, ये न्यूट्रल था, ये ए नेगेटिव बन गया और बी पॉजिटिव बन गया। दोनों न्यूट्रल थे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव बन गया। बोलो स्टैंड्स इन, इज दिस क्लियर? क्या आपको ये बात समझ आई? यस सर। पक्की बात है? यस। सच में आ गया ना समझ? यस सर। वेरी गुड। अगर आपको समझ आ गया तो वेरी वेरी गुड, एब्सोल्युटली वेरी गुड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ को हमको दो तरीके से पढ़ना है। पहले कूलम्ब्स लॉ का स्केलर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन स्टेटमेंट, और कूलम्ब्स लॉ का थोड़ा सा डेरिवेशन, और साथ ही में कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। और वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए आपको वेक्टर पता होना चाहिए। तो इन द वेरी नेक्स्ट क्लास, जब हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें कूलम्ब्स लॉ पढ़ाएंगे, और इसके बाद फिर आपको वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट देंगे जो क्लास 11th में आपने सीखा होगा, एंड देन कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पे आएंगे। ठीक है, सो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे आपको होमवर्क के फॉर्म में बोलता हूँ, देता हूँ, वो ये कि आप नेक्स्ट क्लास में वेक्टर को एक बार रिवाइज करके आइएगा तो बेटर रहेगा। रिवाइज करेंगे तो इजियर रहेगा, अदरवाइज मुझे वेक्टर फिर से आपको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा ताकि वेक्टर कॉन्सेप्ट आप समझ सके कूलम्ब्स लॉ के अंदर। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे। इसके आगे फिर कूलम्ब्स लॉ चलेगा, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज के और भी
properties field than electric field. ठीक है, that's all for today. आज की क्लास के लिए इतना sufficient है. ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं स्टैंजन. Any doubt, any question, any query?